वेलकम ऑल ऑफ यू। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज हैबिटेट एंड निके। एक्चुअली ये जो वर्ड है NICHES, इसको नेस, नीशे, निके कई प्रकार से प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन इसका हिंदी जो है वो निकेत होता है। हम इसको नीशे बोलेंगे, नीशे करके इसको प्रोनाउंस किया जाता है। इस हैबिटेट और नीशे की बात हम करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले लेट अस सी व्हाट इज हैबिटेट। हैबिटेट इज द एरिया और नेचुरल एनवायरनमेंट इन विच एन ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन नॉर्मली लिव्स। अब हैबिटेट या आवास क्या होता है ये आप जानते हैं, इकोलॉजी आप इतने दिन से पढ़ रहे हो तो आपके लिए नया नहीं है कि कोई भी एक प्राकृतिक वातावरण, प्राकृतिक एक सराउंडिंग जहां पर कि कोई ऑर्गेनिज्म या उस ऑर्गेनिज्म का एक समूह जहां निवास करता है सामान्य रूप से, उसको हम क्या कहते हैं, उसका हैबिटेट बोलते हैं। अब एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, मतलब मनुष्य हैं, जितने लिविंग स्पीसीज हैं, प्लांट हैं, एनिमल्स हैं, सारे के सारे जो हैं दे हैव गॉट देयर स्पेसिफिक हैबिटेट। एक विशेष प्रकार के आवास में वो निवास करते हैं और डिपेंड करता है कि जो हैबिटेट है ये जो कहीं रहते हैं तो वो किसी भी जीव का जो हैबिटेट होता है या जो उसका आवास होता है उसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि वो वहां रहेगा या नहीं रहेगा। जैसे वहां का सॉइल कैसा है, टेम्परेचर रेंज कैसा है, लाइट कितनी आ रही है, मॉइस्चर कैसा है ना। जैसे अब ये मान लीजिए ये जो समुद्र का जो आपको एरिया दिखाई पड़ रहा है जहां पर कि कोरल रीफ वगैरह बने हुए हैं, ये एवाइसल जोन होता है और यहाँ पर सारे स्पीसीज मछलियों के निवास नहीं कर सकते, सारे समुद्री जीव यहाँ नहीं रह सकते। उसी प्रकार से वहां का एक बायोटिक एनवायरनमेंट होता है, जैविक वातावरण होता है, जैविक पर्यावरण होता है। वहां पे जैविक पर्यावरण में क्या है कि वहां पर फूड अवेलेबिलिटी कितनी है, अगर वो मांसाहारी है तो वो जिसका शिकार करता है वो है वहां पे कि नहीं है, या जहां वो रह रहा है उसके भक्षी प्राणी तो नहीं है, उसके प्रेडेटर्स तो नहीं है। मान लीजिए जहां पर कोई जीव निवास करने गया और वहां उसके प्रेडेटर्स बहुत ज्यादा मात्रा में, तो जीव क्या होगा, वो खत्म हो जाएगा, उसकी पॉपुलेशन वहां से एवॉलिश हो जाएगी। तो इसका मतलब एक बायोटिक एनवायरनमेंट भी मैटर करता है। फिर ये डिपेंड करता है कि वेजिटेशन, अब ये टेम्परेचर है, लाइट है, मॉइस्चर है, इन सब के साथ वहां का जो वेजिटेशन है, वहां का जो पेड़ पौधे जो है, वहां का जो पादप संरचना है वो कैसी है, कि वो फॉरेस्ट है या कोई ग्रास लैंड, छायादार घास का मैदान है, कोई चारागाह है, कॉनिफेरस फॉरेस्ट मतलब नुकीली पत्तियों वाले वन हैं जो आमतौर पर ठंडे प्रदेशों में, टुंड्रा वगैरह में पाए जाते हैं, इस प्रकार के फॉरेस्ट है। तो ये डिपेंड करता है कि वहां का जो वेजिटेशन है वो कैसा है, उस पर भी डिपेंड करता है कि किस किस जीव का वहां पर आवास होगा या नहीं होगा। तो जो टाइप ऑफ एनवायरनमेंट होते हैं वो डिपेंड करते हैं इन तीन फैक्टर पे, वेदर इट फिजिकल, बायोटिक एनवायरनमेंट एंड वेजिटेशन। इस पर डिपेंड करता है कि किसी जीव का जो हैबिटेट या आवास है वो कैसा होगा। जैसे यहां देखिए, ये जो आप देख रहे हो, व्हाट इज दिस, दिस इज वेटलैंड, मतलब ये दलदली मैदान है जहां पर आमतौर पर पूरे साल बारिश होती, बारिश का पानी या पानी सालों भर यहां पर रहता है। इसी कंडीशन में दलदली क्षेत्र रहता है। यहां रहने वाले जो जीव हैं इनका अपना इनकी एक पहचान है, कुछ स्पेसिफिक टाइप के जीव ही रहते हैं। उसी प्रकार से ये जो है ये एक फार्म है। फार्म है मतलब यहां पर देखिए कुछ हॉर्टिकल्चर का काम हो रहा है, कुछ फूल पत्तियां उगाई जा रही हैं, पीछे कुछ क्रॉप्स दिख रहे हैं, फिर फॉरेस्ट है, ये पॉन्ड है, ये रेन फॉरेस्ट है। रेन फॉरेस्ट क्या होते हैं कि पृथ्वी पर विषुवत रेखा के दोनों तरफ करीब 0 से लेकर के 10-15 डिग्री अक्षांश तक का जो वन होता है वहां पर खूब बारिश होती है पूरे साल, इसीलिए वो रेन फॉरेस्ट या वर्षा वन कहलाते हैं। ये सदाबहार वन होते हैं। फिर ये देखिए डेजर्ट है, ये अंटार्कटिका का क्षेत्र है, ध्रुवीय प्रदेश है, उसी प्रकार से समुद्र है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के हैबिटेट हो सकते हैं और प्रत्येक प्राणी बहुत स्पेसिफिक होता है कि उसका आवास कहां पर होगा। जो हैबिटेट कोई भी प्राणी चुनता है तो उसके लिए आमतौर पर
जो 4 फैक्टर यहाँ लिखे हुए हैं, जैसे उसको भोजन वहां पर उपलब्ध है या नहीं है, जल की सुविधा कितनी है, शेल्टर यानी कि आवास है कि नहीं, उसको जगह कितनी मिली हुई है अपना शिकार करने के लिए, और एक फैक्टर और होता है कि उसमें उसका मेट मतलब अगर वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है तो रिप्रोड्यूस करने के लिए उसके मेट वहां पर अवेलेबल है पर्याप्त मात्रा में या नहीं है, जिससे कि उसकी जनसंख्या बढ़ सके। तो इन सारी चीजों के आधार पर कोई भी जीव जो है वो अपना एक आवास या अपना एक हैबिटेट सिलेक्ट करता है। अब उस हैबिटेट में क्या होता है कि माइक्रो हैबिटेट, सूक्ष्म आवास होता है कि उस जीव जो है, जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए सिरोही सिटी में रह रहा है, तो सिरोही सिटी में भी उसका माइक्रो हैबिटेट है कि वो शांति नगर में रह रहा है, हाउसिंग बोर्ड में रह रहा है, कृष्णापुरी में रह रहा है, कहाँ रह रहा है, उसी प्रकार से वो माइक्रो हैबिटेट है। फिर माइक्रो हैबिटेट में क्या होता है कि किस गली में रह रहा है, किस मकान में रह रहा है, तो जिस गली में रह रहा है उसका माइक्रो हैबिटेट हो गया। अब जैसे ये सड़ते हुए लॉग को देखिए, एक लकड़ी का एक दस्ता का एक ब्रांच है, शाखा है, जो काट करके रख दिया गया है, और ये बेसिकली इट्स गेटिंग रॉटन, ये सड़ रहा है। सड़ने के बाद क्या होता है कि इस पर मॉस और दूसरे जो काई जैसे पौधे हैं वो सारे के सारे यहाँ पर जमा हो रहे हैं, तो ये इनका हैबिटेट है। अब मान लीजिए यहाँ पर जो इंसेक्ट्स है, तो आपको यह आश्चर्य होगा कि सड़ते हुए लॉग पर, इवन इन दिस डिकेइंग लॉग देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स दैट आर रेजाइडिंग देयर। कुछ होते हैं जो इसके सरफेस पे रहते हैं, ये छोटे छोटे इंसेक्ट्स आपको दिख रहे होंगे, कुछ इसके सुपरफिशियल सरफेस पे यहां पाए जाएंगे, कुछ इसके बीच वाले वुड पे पाए जाएंगे, कुछ इसके हार्डवुड में पाए जाएंगे, और ये सारा का सारा जो वुड यहां से खा गया है, ये या तो किसी इसके फंजाई ने खाया है या फिर किसी इंसेक्ट का काम है। तो कहने का मतलब कि ये जो वुड है, ये जो वुड का लॉग है, इसमें आपको 5-7 तरह के इंसेक्ट्स मिलेंगे, और हर इंसेक्ट का एक अपना माइक्रो हैबिटेट है कि वो हार्डवुड में होगा, या बीच में से सैप ग्रहण करेगा, या सुपरफिशियल पे होगा, या सरफेस पे होगा, या यहाँ पर जमीन पर जो पाया जाएगा। तो ये सारे के सारे माइक्रो हैबिटेट होते हैं, इसकी हम और करेंगे। तो जैसे कोई भी जो हैबिटेट है, दैट दे कुड बी डिवाइडेड इनटू जोन्स लाइक माइक्रो हैबिटेट्स। से फॉर एग्जाम्पल जो फॉरेस्ट कैनोपी है, जैसे ये मान लीजिए ये सदाबहार वन है, घने जंगल है, तो कुछ जीव जो होंगे वो क्या होंगे, वो यहां पर निवास करेंगे, इसकी कैनोपी जो छत बन रही है, कुछ जीव इस हाइट पर रहेंगे और वहां पर रहेंगे। दूसरा कुछ होगा जो श्रब लेयर, श्रब मतलब यहाँ जो झाड़ियां वाड़ियां जो हैं जमीन पर, यहां पर रहेंगे। कुछ हर्ब होंगे जो कुछ ऐसे हर्बल प्लांट्स, हर मतलब जो झाड़ियों से के आसपास का की हाइट का होता है, लेकिन झाड़ियां फैली होती हैं, हर्ब अकेला अकेला प्लांट खड़ा होता है, ठीक है। तो उस प्रकार के पौधे हैं। फिर होता क्या है कि ये इस जो पेड़ हैं, द फॉरेस्ट ट्रीज हैं, actually in the deciduous forest particularly there is a fall of leaves in the season of say summer or something। तो यहाँ जो पत्तियां गिरती है ना, पत्तियां गिर करके सड़ती हैं, सड़ने के बाद यहाँ पर ह्यूमस बनाती है। वो जो ह्यूमस होता है वो भी कई जीवों का घर होता है। तो डेड फॉलन लीव्स हैं, है ना, उसी तरह से लॉग्स हैं, लॉग्स अभी हमने बताया। फिर उसमें भी क्या होता है कि अब यहाँ पे जो मान लीजिए यहाँ के सरफेस पर ह्यूमस पर जो जीव रह रहे हैं, तो कुछ तो यहाँ ऊपर ही ऊपर सुपरफिशियल सरफेस पे रहेंगे, कुछ डीप डाउन और मिट्टी के अंदर होंगे। सम ऑफ द स्पीसीज विल बी लिविंग एट द टॉप सॉइल, ऊपर वाली मिट्टी पे रहेंगे, कुछ जो होंगे उसके मिट्टी के नीचे वाले लेयर पे रहेंगे। सो इन दैट वे दिस हैबिटेट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सब हैबिटेट और माइक्रो हैबिटेट, एंड ईच एंड एवरी स्पीसीज ऑफ द लिविंग बींग्स organism, whether it is a plant or animal, they are habituated to, or they are adapted to live in a particular microhabitat of any given habitat। किसी भी हैबिटेट के माइक्रो हैबिटेट में रहने के लिए वो अनुकूलित होता है। उसी प्रकार से जैसे माइक्रो हैबिटेट में ये फ्रेश वाटर पॉन्ड है कि यहाँ क्या है, कुछ जलीय पौधे हैं, ये थोड़ा सा शैडो वाला इलाका है और यहाँ धूप नहीं पहुंच रही है, यहाँ पर कीचड़ है, मड है। ये फोर्टिक जोन है जहां सूरज की किरणें पहुंच रही। यहाँ भी कुछ एक्वेटिक प्लांट है, नीचे हैं, नीचे सॉइल के सेडिमेंट्स हैं, तलहटियां हैं। तो अब है क्या कि यहाँ पर इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, एंड ऑल दिस प्लेसेस द काइंड ऑफ एनिमल्स विच वुड बी लिविंग देयर वुड बी डिफरेंट। जो वहां पर रहने वाले जानवर हैं
वो सारे भिन्न प्रकार के होंगे। अब जैसे हम ओशन लाइफ को देखते हैं कि यहाँ डीप और वाइड है। अब देखिए ये है इसका कोस्टल जोन, यानी कि तटीय एरिया है। तटीय एरिया में क्या पाए जा रहे हैं, देख लीजिए आप, यहाँ कछुए पाए जा रहे हैं। थोड़ा सा नीचे जाइए तो यहाँ हिप्पोकैम्पस नाम की मछली है। उसके बाद ये जो जोन है जो करीब करीब 200 मीटर तक का होता है, यहाँ सूरज की प्रकाश यहाँ प्रॉपर पहुंचता है, इसलिए इसको हम यूफोटिक जोन कहते हैं। जहां सूर्य का प्रकाश प्रॉपर पहुंचता है उसको हम क्या कहेंगे, यूफोटिक जोन कहेंगे। तो यहां देखिए ये क्या है, दिस इज वेल। ये क्या है, ये एक्जोसिटस है जो कॉन्ड्रिक्थिस का मेंबर है। ये क्या है, ये कोई शार्क ही है, शार्क का प्रजाति है। यहाँ कुछ दूसरी प्रकार की मछलियां हैं, तो ये रहते हैं यूफोटिक जोन में। उसी प्रकार से उसके नीचे जहां उतनी लाइट नहीं होती, इसको ट्विलाइट जोन कहते हैं। दैट रीचेज अप टू द डेप्थ ऑफ 2000 मीटर्स। ठीक है, अब यहां आप देखिए कि स्क्विड्स हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पर कुछ प्रॉन्स हैं, ऑक्टोपस हैं, यहाँ पर कुछ ग्लो फिश वगैरह पाए जाते हैं, है ना। कुछ दूसरी मछलियां हैं, है ना। ये कुछ कॉन्ड्रोस्टाई की मछलियां हैं, ऐसी पेंसर वगैरह वो सारी पाई जा रही हैं। उसके बाद जब और नीचे जाते हैं, दिस इज जोन ऑफ डार्कनेस। यहाँ पर बिल्कुल अंधेरा रहता है, पानी में कुछ दिखाई नहीं पड़ता। और दूसरी बात कि यहां से यहां तक का जो पानी है ना, तो इस वजह से क्या होता है कि इसका पानी के प्रेशर की वजह से यहाँ का जो एक आप कहिए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो नहीं कहना चाहिए, जो प्रेशर है, अगर यहाँ पर आप किसी दाब मापी से आप प्रेशर यहाँ पर नापेंगे तो ये प्रेशर यहाँ की तुलना में बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पर आमतौर पर जो मछलियां होती हैं वो प्लूरोनेक्टस टाइप चपटी मछलियां होंगी, एंड ये एबाइसल जोन कहलाता है। उसी प्रकार से यहाँ कुछ लैंटेन फिश होती हैं, कुछ दूसरी प्रजाति के। तो कहने का मतलब ये है कि यूफोटिक जोन है, ये बेथाइल जोन है, एबिसल जोन है, बेंथिक, ये सब जगह पर क्या होता है, बेंथिक जोन, ये पूरे जो बॉटम है समुद्र का, इसको बेंथिक जोन कहा जाता है। तो ये सारे यहाँ पर कुछ क्या होते हैं, कुछ तो फिल्टर फीडर होंगे, उसके साथ कुछ स्कैवेंजर होते हैं। स्कैवेंजर मतलब कि कोई जो मछली मरेगी तो ऑब्वियसली बॉटम पे जाएगी। कोई भी समुद्री जीव मरेगा तो कहाँ जाएगा, बॉटम पे जाएगा। उसको जो मरे हुए जानवरों को खाते हैं उसको स्कैवेंजर कहते हैं। और जो सड़ी गली जो चीजें होती हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल, उसको जो डिकम्पोज करता है, जो फंजाई होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, दे आर द अपघटक या डिकम्पोजर कहते हैं, वो सारे के सारे पूरे ओशन फ्लोर पे पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब ये देखिए कि इतने प्रकार के समुद्री जीव हैं, कहने के लिए सबका आवास समुद्र है, हैबिटेट इज ओशन। लेकिन उस हैबिटेट में भी जोन के हिसाब से लाइट कहां तक पहुंचती है उसके हिसाब से देयर इज अ जोनेशन, एंड ईच जोन कंप्राइज्ड ऑफ अ माइक्रो हैबिटेट वेयर अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ एनिमल्स लिव। ठीक है, उसी प्रकार से ये डेजर्ट देखिए, से ये मैं थर्ड डेजर्ट का मैंने बनाया स्लाइड। ये देखिए स्पाइनी टेल डेजर्ट है जो आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा है। ये चिंकारा है, इंडियन गजेल बोलते हैं इसको, झीकला बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, एंड दिस इज द स्टेट एनिमल ऑफ राजस्थान। उसी प्रकार से दिस इज अ ब्लैक बक, ये वाइल्ड कैट है। दिस इज द लैंडस्केप ऑफ अ डेजर्ट रीजन। ये रेगिस्तान ऐसा ही दिखाई पड़ता है, यहाँ झाड़ीदार पौधे होते हैं दूर दूर तक और पूरा सूखा होता है। ठीक है, रेतीली मिट्टी, पूरे रेत वाली मिट्टी होती है। ये जो है ये फॉक्स है, डेजर्ट फॉक्स है। ये डेजर्ट कैट है, इसको करैकल भी बोलते हैं, CARACL, करैकल ही बोलते हैं। ये डेजर्ट कैट है बेसिकली। दिस इज फॉक्स। दिस इज सॉ स्केल्ड वाइपर, ये बड़ा जहरीला सांप है जो डेजर्ट में पाया जाता है, बहुत खतरनाक टाइप का। ये वाइल्ड एस है, जंगली गधा है। और ये चिड़िया आप सब ने जरूर देख रखी होगी, इसको गोडावन कहते हैं। दिस इज ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड दिस इज द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान। ये राजस्थान का राष्ट्रीय पक्षी है। और दिक्कत ये है कि ये जो है अब कुछ वल्नरेबल या मतलब रेड डाटा लिस्ट के एक ऐसे लिस्ट में आ गए हैं जहां पर इनके विलुप्त होने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इस प्रकार के अब होता क्या है कि अब ये जानवर है तो ये बिलों में रहेगा। ये जो झाड़ियां हैं इसके बीच में दौड़ता है, झाड़ियों में वहीं पर अपना घास खाता रहता है। ये करैकल डीप जो झाड़ियां होती है उसमें रहता है। ये सांप जो होता है इसके बिलों में रहता है जहां पर झाड़ियां वाड़ियां बहुत हो। वाइल्ड एस जो है ये भी जो है जहां पर घास मिलता है वहां पर रहता है।
और इन सारे जो जनरल लैंडस्केप पे रहने वाला ये पक्षी है जो गो डाउन। तो कहने का मतलब ये जो डेजर्ट है उसमें भी देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ माइक्रो हैबिटेट वेयर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल लिव। ये देखिए ये ह्यूमन हैबिटेट है। अब ये डिपेंड करता है कि वहां जो है आदमी रह रहा है तो किस प्रकार का आवासीय क्षेत्र है। अगर वो अंटार्कटिका है तो इग्लू बना के रहेगा, अगर कोई पहाड़ी क्षेत्र है तो वहां इस प्रकार के घर होंगे। कोई आदमी पहाड़ी क्षेत्र है घने जंगल में, ये देखिए किसी ट्राइबल की ये झोपड़ी है। उसी प्रकार से जो ज्यादा हरा भरा प्रदेश है वहां पर इस तरह की कोठियां नजर आती हैं। जो ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड प्लेस है वहां इस तरह का, जैसे ये मुंबई सिटी का देख लीजिए, ये आपको स्लम भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हाई राइज टावर्स भी दिख रहे हैं। तो दिस काइंड ऑफ ह्यूमन हैबिटेट इज देयर। और उसमें सब हर लोग जो होते हैं वो आवासीय क्षेत्र ही नहीं होता अलग, उनका प्रोफेशन अलग होता है। अब ये जो निसे है, निसे जो टर्म है, दिस वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय ग्रिनेल इन 1971 फॉर द फर्स्ट टाइम। ग्रिनेल ने 1971 में इसका प्रयोग पहली बार किया था। एंड निसे इज द ऑर्गेनिजम्स रोल और जॉब इन द इकोसिस्टम दैट इंक्लूड्स वेयर इट लिव्स एंड वेयर डज इट, व्हाट डज इट डू और व्हाट डज इट ईट। अब आप इसको ऐसे समझिए, एक लाइन अगर आप पेपर और पेन है, डू राइट इट, राइट डाउन इसको कीजिए कि हैबिटेट इज द एड्रेस ऑफ एनी एनिमल, हैबिटेट इज द एड्रेस ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म वेयर एज द निसे इज द प्रोफेशन। अब जैसे मान लीजिए कि आपकी गली में आपके आसपास बहुत सारे पड़ोसी रह रहे हैं, मान लो 50 लोग रह रहे हैं आपके आसपास, तो ऑब्वियस सी बात है अगर उनका एड्रेस है तो सबका एड्रेस सेम होगा। सेम मतलब मकान नंबर अलग होगा, लेकिन जो मोहल्ला है, पिन कोड है, शहर है, सब सेम है। सो हैबिटेट इज सेम फॉर ऑल ऑफ योर नेबर्स। आपके सभी पड़ोसियों का एड्रेस समान है। फर्क कहां है कि फर्क ये है कि उन सारे लोग जो अलग अलग मकानों में रहते हैं सबके जॉब अलग हैं। कोई टीचर है, कोई किसी ऑफिस में काम करता है, किसी का कोई प्राइवेट जॉब है, किसी का बिजनेस है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई ट्यूशन करता है, कोई ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, कुछ लोगों की शॉप है। तो कहने का मतलब कि जैसे प्रोफेशन अलग से होने से क्या होता है कि वहां पर क्या होता है, एक ही मोहल्ले में सारे लोग रह रहे हैं और उनके बीच कोई कंपटीशन नहीं है। मान लीजिए कि मोहल्ले में नाई की एक दुकान हो और उसी जगह नाई की एक दूसरी दुकान खोल ले उसी मोहल्ले का आदमी, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो क्लाइंटेल है, जो लोग बाल कटाने वहां नाई की दुकान पे जाते हैं, वो क्या होगा, वो या तो इसके यहां जाएंगे तो या दूसरे के यहां जाएंगे, तो वहां हो जाएगा कंपटीशन। तो मतलब वहां क्या हुआ कि द हैबिटेट इज सेम एंड द निसे इज सेम। अगर दो नाई की दुकान खुल गई, निसे एंड हैबिटेट बोथ बिकम सेम, तब दिक्कत आती है थोड़ी सी। तो निसे जो है वो माइक्रो हैबिटेट है। हम आगे की स्लाइड में इसको और समझेंगे। तो इसका डायमेंशंस क्या होता है, फैलाव, किसी भी निसे का जो फैलाव होता है वो क्या होता है, वो हैबिटेट के अंदर माइक्रो हैबिटेट मतलब स्पेस ऑक्यूपेंसी होती है और इसको हम कहते हैं हैबिटेट निसे। उसी तरह से एक होता है फूड स्पेक्ट्रम, वो खाता क्या है, वेदर इट इज अ हर्बीवोरस और वेदर इट इज अ कार्निवोरस और वेदर इट इज अ सुपर कार्निवोरस और वेदर इट इज अ डिकम्पोजर और वेदर इट इज अ स्कैवेंजर। तो किस प्रकार का वो पौधे खाता है, किसी मांसाहारी है तो वो मांसाहारियों के ऊपर का मांसाहारी है, या फिर वो किसी सड़े गले जानवरों को खाता है, या फिर क्या करता है, तो उसकी फूड हैबिट कैसी है, तो ये कहलाता है ट्रॉफिक निसे। और रिप्रोडक्टिव रिक्वायरमेंट जो है वो भी अलग अलग होती है हर जीव की, तो उसके हिसाब से उसके नेस्ट कहाँ हैं, डेन कहाँ हैं, और सीजनलिटी कि कौन सा सीजन है जहां वो मैक्सिमम रिसोर्सेस यूज करेगा। जैसे मान लीजिए कि जो मेंढक है वो मछलियों के लिए या दूसरे जानवरों के लिए कोई कंपटीशन नहीं है तालाब के किनारे। क्यों? क्योंकि बहुत गर्मी के सीजन में वो हाइबरनेशन में चला जाता है, लेकिन बरसात की ऋतु आने के बाद क्या होगा कि मेंढक सारे बाहर आ जाएंगे और उस ट्रॉफिक लेवल पर उसके जैसा जो उसकी फूड हैबिट है, उस फूड हैबिट वाले दूसरे एनिमल के लिए वो कॉम्पिटिटर बन जाएंगे। तो उसकी सीजनैलिटी कितनी है, उसके कॉम्पिटिटर कितने हैं, ये सारी चीजें, तो ये इस पे डिपेंड करता है उसका नीचे। अब मतलब आप समझ गए होंगे कि उस हैबिटेट में किसी भी क्षेत्र में जो माइक्रो हैबिटेट है, अब वहां उसकी फूड हैबिट कैसी है, या जो स्थान जो रहने का है उसमें कोई झगड़ा नहीं है,
या रिप्रोडक्टिव रिक्वायरमेंट में कोई कंपटीशन नहीं है। सीजनलिटी की वजह से अगर मान लीजिए दो जानवर हैं एक ही जगह पे रह रहे हैं, अलग अलग सीजन पे एक्टिव हो रहे हैं अपने फूड के लिए, तो इन दैट केस देयर निचे आर डिफरेंट। देखिए, नाउ निचे कुड बी कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स। एक अभी जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज फंडामेंटल निचेस। फंडामेंटल निचेस मतलब कि दिस इज द रेंज ऑफ रिसोर्स नंबर 2 एंड दिस इज द रेंज ऑफ रिसोर्स नंबर 1। जैसे वहां पर उसका फूड कितना ज्यादा है, ठीक है, और वहां रहने के लिए स्पेस कितना, तो स्पेस और फूड ये दो रिसोर्स की बात हम करते हैं। या मान लीजिए कि वहां पर पानी मॉइस्चर कितना है और टेम्परेचर कितना है। मान लो रिसोर्स नंबर 1 टेम्परेचर है और इधर ये मॉइस्चर, तो इस रेंज से लेकर के इस रेंज में अगर रिसोर्स के रहे तो ये स्पीसीज रहेगा, और रिसोर्स 1 के इस रेंज से लेकर के इस रेंज में रहेगा। नाउ द फंडामेंटल नीचे इज द नीचे इन विच द एनिमल सर्वाइव। मतलब एनिमल को सर्वाइव करने के लिए इन्हीं रिसोर्स के रेंज में रहना पड़ेगा। इससे ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, कम टेम्परेचर होगा, तो दैट एनिमल वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव, वो जीवित नहीं रहेगा। उसी प्रकार से अगर ये रिसोर्सेस दूसरा है, इसका रेंज अगर इससे ऊपर चला गया, इससे नीचे चला गया, इन दैट केस ऑल्सो द एनिमल विल नॉट बी एबल टू लिव देयर। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये पूरा का पूरा जो रेंज है, पूरा का पूरा जो रेंज है, इस रेंज ये इसका फंडामेंटल रेंज है। और ये क्या करता है, पूरे के पूरे रेंज को यूज करता है जो हैबिटेट और माइक्रो हैबिटेट, प्रोवाइडेड देयर इज नो कॉम्पिटिशन, कि वहां उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। तो इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉम्पिटिटर द रिसोर्सेस ऑफ द निचेस दैट कैन बी यूज्ड इन द एब्सेंस ऑफ अ कॉम्पिटिशन। किसी भी प्रतिस्पर्धी के अनुपस्थित रहने पर, कि कोई वहां उसका कॉम्पिटिटर नहीं है, किसी भी प्रतिस्पर्धी के अनुपस्थित रहने पर जो नीचे के जो रिसोर्सेस यूज किए जा सकते हैं वो उसका फंडामेंटल निचेस कहलाता है। मान लीजिए कि यहां पर दो स्पीसीज और आ गए जो सेम रिसोर्स रेंज में रहने वाले हैं। एक स्पीसीज, दूसरा ये आ गया और तीसरा ये आ गया। ये तो पहले से था ही, तो ये पहले तो इसका रेंज ये था, बट नाउ दिस स्पीसीज 2 हैज ऑक्युपाइड दिस रेंज। अब इस रेंज को इस दूसरे स्पीसीज ने ऑक्युपाई कर लिया, इस रेंज को तीसरे स्पीसीज ने। अब इसको क्या करना पड़ रहा है कि अपना जो रेंज है, अपना जो नीचे है, वो दूसरों के साथ शेयर करना पड़ रहा है। जैसे मान लीजिए कि कोई मांसाहारी पशु है, शेर है किसी जंगल में, और वहां पर कोई चीता रहने आ गया। अब वो उन्हीं शाकाहारियों का, जानवरों का शिकार शेर भी करता है, चीता भी करता है। इन दैट केस वो अपने अपनी टेरिटरी बना लेंगे। उसी प्रकार से कुछ चिड़िया होती है, नटसैक वगैरह, तो वो क्या करती है कि किसी के एब्सेंस में तो पूरा रहती है, लेकिन वहां क्या होता है, दूसरी उसी के भिन्न प्रजाति की नटसैक आ जाती है, तो वो क्या करती है, उसी रेंज को ऑक्युपाई कर लेती है, देन उनके रिसोर्सेज डिवाइड हो जाते हैं। सो कंडीशन इज विच एनिमल इज फाउंड एंड रिसोर्सेज एक्चुअली यूज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटर। जब कॉम्पिटिटर के प्रेजेंस में जो रिसोर्सेज यूज किए जा सकते हैं उसको हम रियलाइज नीच कहते हैं। जैसे मैंने बताया था ना नाई वाला एग्जांपल, कि पहले क्या था कि नाई की दुकान खुली तो पूरे मोहल्ले के लोग उसके क्लाइंट थे, लेकिन अब चूंकि दूसरा कॉम्पिटिटर आ गया तो हो सकता है आधा मोहल्ला तो उसके यहाँ जाए, आधा मोहल्ला दूसरे के यहाँ जाए। तो इन दैट केस जो आधा मोहल्ला हुआ वो अब रियलाइज नीच है, और जो पहले पूरा मोहल्ला हुआ करता दैट वाज द फंडामेंटल नीचे। अब ये देखिए नीचे में जैसे मैंने आपको कहा कि हैबिटेट होता है। देखिए ये वेबलर नाम की चिड़िया है, ये 3-4 5 तरह की चिड़िया है। कैप में वेबलर है, ब्लैक थ्रोटेड वेबलर है, मर्टाइल वेबलर है, बे ब्रेस्टेड वेबलर है, ब्लैक ब्यूमियन वेबलर। ये देखिए एक ही पेड़ पे सारे रहे हैं, दे आर लिविंग ऑन द सेम ट्री एंड बेसिकली दे आर शेयरिंग द सेम फूड ऑल्सो। है क्या कि अलग अलग हाइट पे सारे के सारे खा रहे हैं इंसेक्ट ही। ये क्या करें, सारे के सारे इंसेक्ट फीडर हैं, लेकिन ये इस हाइट पे रह रहा है, ये इस हाइट पे रह रहा है, ये इस हाइट पे रह रहा है। सो डिफरेंट स्पीसीज ऑफ बर्ड्स हैव ऑक्युपाइड द डिफरेंट हाइट्स ऑफ द ट्री, so that there is no competition between these among these five. मतलब इन सब के बीच में कोई कंपटीशन नहीं है। सो दीज आर द माइक्रो हैबिटेट। तो ये स्पेशियल हैबिटेट है। स्पेशल मतलब कि स्थान के हिसाब से कि ये इस स्थान पे रह रहा है, इसको हम स्पेशियल हैबिटेट कहेंगे। हालांकि
इनका ट्रॉपिक हैबिटेट सेम है, ऑल आर ईटिंग द इंसेक्ट्स, लेकिन ये इस हाइट के इंसेक्ट को ही खाता है, ये इस हाइट के इंसेक्ट को खाता है, ये इस हाइट के इंसेक्ट को खाता है, ये इस हाइट के इंसेक्ट को खाता है। तो कहने का मतलब द रियलाइज नीजेज डिवाइड द रिसोर्सेस, दे यूज टू फीड ऑन कैटरपिलर ऑफ सम इंसेक्ट। तो वो जो वेबलर के डिफरेंट स्पीसीज हैं, दे एक्चुअली काइंड ऑफ दे डिवाइड देयर फूड एमंग द 5 स्पीसीज ऑफ देम। 5 स्पीसीज में उनका जो फूड होता है वो डिवाइड कर लेते हैं, और डिवाइड इस प्रकार से करते हैं, भाई यहाँ हम तो यहीं खाएंगे, तुम हमारे क्षेत्र में मत आना, हम यहाँ का कैटरपिलर खाएंगे, तुम हमारे रीजन में मत आना। सो दिस इज ए स्पेशल। नाउ जैसे मैंने कहा कि हैबिटेट या स्पेशल नीच अभी हमने पिछले स्लाइड में जिक्र कर लिया। दूसरा होता है ट्रॉफिक। अब ट्रॉफिक में देखिए ये एग्जाम्पल मैंने दिया है ट्रॉफिक का कि हाँ, ये जैसे मैंने कहा ना कि फॉर एन ऑर्गेनिज्म हैबिटेट इज द एड्रेस एंड निसे इज द ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन मतलब वो उसका रोजगार क्या है। अब देखिए ये जैसे समुद्र के तट पर ऑलमोस्ट हैबिटेट इज ऑलमोस्ट सेम, ये सारे के सारे समुद्र के तट पे जहां पर देखिए पानी का लेवल यहां है, दिस इज द वाटर लेवल एंड दिस इज द बॉटम ऑफ द सी। किसी भी समुद्र के बॉटम है एंड दिस इज द वाटर लेवल, ठीक है। अब इसमें देखिए कि फ्लेमिंगो थोड़ा नीचे उतर गया है, डेवलिंग चिक थोड़ा ऊपर है, एवोकैट उससे थोड़ा ऊपर है, जो एस्टर कैचर है वो करीब करीब यहीं पर है, और एक प्लोवर्स है जो बिल्कुल रेत पर है। तो टू सम एक्सटेंट दे हैव डिवाइडेड देयर हैबिटेट। द थिंग व्हाट हैज बीन डिवाइडेड स्पेसिफिकली। अब देखिए ये जो फ्लेमिंगो है, फ्लेमिंगो नाम की चिड़िया, इसकी चोंच बिल्कुल अलग प्रकार की होती है, आप नेट पर कभी इसका चोंच देखना। दे फीड ऑन द स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना को खाते हैं, बेसिकली पानी पी लेते हैं, और उसमें से स्पाइरुलिना जो आपने पढ़ा है ना, वो साइनोफाइसी का मेंबर बॉटनी में, उसको ये फिल्टर करके खाता है। तो ये मड है, पानी है, उसको ये ले लेते हैं, उसमें से फिल्टर करते हैं, बेसिकली दे आर फिल्टर फीडर। तो दे स्ट्रेन द मड में वो छानते हैं अपने चोंच से और उसको खाते हैं। जो डैवलिंग डक है, दे फीड ऑन द प्लांट्स, ये पौधों को खाते हैं, ये हर्बीवोरस है। इसको भी आप, क्योंकि ये फंजाई भी खाता है तो इसको हर्बीवोरस ही मान सकते हैं। तो ये जो पहले ट्रॉपिक लेवल वाले हो गए। और एवोकैट क्या करता है, वो इंसेक्ट खाता है, लेकिन इंसेक्ट कहाँ की खाता है, ये सरफेस वाले इंसेक्ट नहीं खाता। ये क्या करता है, इसकी चोंच आप देखिए, दे एक्चुअली एम्बेड देयर बीक्स इनसाइड द सैंड एंड देन दे फाइंड देयर फूड। वो अपने चोंच को सैंड में अंदर तक घुसाते हैं और उसके बाद वहां से अपना शिकार लेते हैं। उसी प्रकार से ऑयस्टर कैचर, ये जितने भी मोलस्क के सेल वगैरह जो होते हैं, मोलस्क के जो कोई भी मोलस्क है, जैसे घोंगा टाइप जो जानवर है, उस प्रकार के मोलस्क हैं, तो उसके सेल को ये खाता है। इसका चोंच देखिए अलग प्रकार का होता है, और सेल को ये तोड़ते हैं, अंदर जो उसका फूड होता है उसको ये खा लेते हैं। जो प्लोवर है वो स्मॉल इंसेक्ट को खाते हैं। तो कहने का मतलब ऑल्दो ऑल 3 आर द कार्निवोरस, ये तीनों कार्निवोरस हैं, बट स्टिल दे हैव गॉट देयर डिफरेंट फूड हैबिट्स। तो इस प्रकार से सबका, इसका नीचे अलग हो गया, इसका नीचे अलग हो गया, इसका नीचे अलग हो गया, इसका नीचे, मतलब पांचों का नीचे से अलग है। एक होता है हाइपर वॉल्यूम या मल्टी फैक्टोरियल नीचे। इसमें क्या होता है, कई फैक्टर को कंसीडर करते हैं। रियलाइज नीचे या फंडामेंटल जो हमने देखा था, वी हैड कंसीडर 2 रिसोर्सेस ओनली। हियर वी आर कंसीडरिंग 3 रिसोर्सेज। वहां कार्बन कंटेंट कितना है, फॉस्फोरस कंटेंट कितना है, नाइट्रोजन कंटेंट कितना है, इन सब का हम अगर ग्राफ बना लें, एक मल्टी डायमेंशनल ग्राफ बना लें, यहां तो 3 डायमेंशनल ही है, तो उस ग्राफ में जो एक परमिसिबल रेंज होता है किसी जीव के रहने का, वो उनका नीचे होता है। जैसे ये ग्रीन वाला जो ये हर्बीवोर है, जो रेड वाला है दे आर डेट्राइटिवोर्स, मतलब ये जो जानवर मर जाते हैं या डिकम्पोजर्स होते हैं उसको खाते हैं। ये प्रीडेटर्स होते हैं जो कार्निवोर हैं। तो जब एक साथ हम कई फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए एक रेंज डिसाइड करते हैं, हम मल्टी फैक्टर्स के रेंज में जो रहने वाला एक जो निच हम डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज हाइपर वॉल्यूम और मल्टी फैक्टोरल निच। ठीक है। अब निशेज में देखिए यहां क्या है कि दिस इज द, यू कुड सी 4 बर्ड्स आर हियर, 4 प्रकार की चिड़िया है यहां पर। अब रिसोर्स पार्टिशनिंग कैसे हो रही है, पहली बात, ये जो पेड़ पर रह रहे हैं, तो पेड़ पर रह तो सारे पेड़ पर ही रहे हैं, लेकिन ये देखिए कि वुड पैकर है, नटसैक्स है,
क्रीपर्स हैं। अब ये जो येलो बेली सैप सकर है, ये क्या करता है? सैप सकर क्या करेगा? इसका देखिए, जिसका जो उधर वाला भाग है पीला है, इसको येलो बेलीड सैप सकर कहते हैं। ये क्या करता है? ऐसे चोंच से गड्ढा करता है और अंदर जो प्लांट का जो सैप होता है उसको ये पीता है, चूसता है। तो प्लांट का सैप चूसता है और उसके में जो इंसेक्ट जो आ जाते हैं सैप को चूसने में, उसको ये खाता है। उसी प्रकार से व्हाइट ब्रेस्टेड नटसैक ये ट्रंक में चढ़ जाता है ऊपर, और वहां पर कोई भी इंसेक्ट ऊपर सुपर सरफेस पे बैठा हुआ है तो उसको ये खा लेता है। उसी प्रकार से पाइलेटेड वुड पैकर है, ये क्या करता है कि डीप में अंदर तक खुदाई करता है और खुदाई करके अंदर जो बड़े इंसेक्ट होते हैं उसको ये खाता है। ब्राउन क्रीपर जो ट्रंक पर चढ़ता है, वहां पर इन दरारों में जो ये बार्क है, बार्क के अंदर जो इंसेक्ट्स होते हैं उसको खाते हैं। सो all these 4 birds are the insect eater, but they have divided their niche. इन्होंने क्या किया है? अपना निचे बांट लिया है, इनको क्या खाना है। अब एक चीज होती है कॉम्पिटिशन, जैसे मैं कह रहा हूं कि निचे इसलिए बांटते हैं सो दैट द एनिमल्स और डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म कुड अवॉइड द कॉम्पिटिशन, वो कॉम्पिटिशन को अवॉइड करें। अब कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन मतलब प्रतिस्पर्धा के द्वारा दूसरे को बाहर कर देना, एक्सक्लूड कर देना, इसको हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। जैसे मान लीजिए कि पैरामीशियम है, एक कल्चर मीडियम में अगर आप रखेंगे किसी पैरामीशियम को तो वो कैसे ग्रो करेगा? अलग अलग कल्चर मीडियम, मान लीजिए कि 2 अलग अलग सेपरेट फ्लास्क में हमने सेम कल्चर मीडियम बनाया। एक फ्लास्क में हमने पैरामीशियम ऑरिलिया को रखा, दूसरे में पैरामीशियम कॉर्डेटम को रखा। अब आप क्या देखते हो कि दोनों का जो ग्रोथ है वो सिग्मॉइड कर्व है, मतलब धीरे, ये जो इस प्रकार से उन्हें ग्रोथ रेट इज वेरी गुड, यहां से बहुत तेजी से इनके पॉपुलेशन में ग्रोथ हुआ और फिर एक काइंड ऑफ स्टेबलाइजेशन आ गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, देयर इज नो कॉम्पिटिशन, क्योंकि फ्लास्क में अकेला या तो ऑरिलिया है या फिर कॉर्डेटम है। बट व्हेन बोथ ऑफ दिस पैरामीशिया आर केप्ट इन द सेम फ्लास्क, अगर दोनों पैरामीशिया को हम सेम फ्लास्क में रख देंगे तो क्या होगा कि जो ऑरिलिया है वो तो फ्लरिश करता रहेगा, बट ये कॉर्डेटम जो है उसका क्या होगा? कॉर्डेटम धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। सो दिस पैरामीशियम ऑरिलिया एक्सक्लूडेड दिस पैरामीशियम कॉर्डेटम। प्रतिस्पर्धा के द्वारा इसने क्या किया कि इसने इसको पैरामीशियम कॉर्डेटम को खत्म कर दिया। वन स्पीसीज ऑफ पैरामीशियम वाज एलिमिनेटेड, वो यहां से समाप्त हो गया बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। उसी प्रकार से एक चीज होती है की स्टोन स्पीसीज। किसी भी हैबिटेट में एक होता है की स्टोन, हालांकि सबके माइक्रो हैबिटेट अलग होते हैं, लेकिन की स्टोन स्पीसीज अगर आप इसको निकाल देंगे, जैसे ये मेहराब है, दिस इज द की स्टोन, अगर आप इसको निकाल देंगे तो क्या होगा? पूरी की पूरी पूरा स्ट्रक्चर है दैट विल जस्ट कम डाउन, ये सारा का सारा नीचे आ जाए। तो स्पीसीज इन द कम्युनिटी विथ अ वाइटल रोल इन द निचे इन कम्युनिटी आर कॉल्ड एज की स्टोन स्पीसीज। एक एग्जाम्पल हैं हम यहाँ पर, जैसे ये समुद्र के नीचे ज्यादा गहराई पे नहीं, कम गहराई पर पाए जाने वाले ये पौधे हैं। ये जो पैसिफिक ओशियन में खासतौर से अमेरिकन कोस्ट पे बहुत पाए जाते हैं, और ये पाए जाते हैं और इनको खाता है सी अर्चिन। इनको कौन खाता है? सी अर्चिन खाता है। सी अर्चिन आपको पता है ना कि वो एक्चुअली अपन ने पढ़ा था सी अर्चिन के बारे में। सी अर्चिन इज फाउंड इन इकाइनोडर्मेटा। ये कांटेदार जानवर होता है, इसको आप देखिएगा, अगर भूल गए हैं फर्स्ट ईयर में पढ़ाया आपने। सो दिस सी ओटर फीड ऑन द सी अर्चिन। अगर इस सी ओटर को आप यहां से निकाल दें, आपने सी ओटर को निकाल दिया तो क्या हुआ कि सी अर्चिन की संख्या बहुत बढ़ गई। सी अर्चिन की संख्या बढ़ गई तो इन्होंने जितने भी कैल्प थे सबको खा लिया। कैल्प खत्म हो गया तो क्या होगा? अल्टीमेटली सी अर्चिन भी एक दिन खत्म हो जाएगा, बिकॉज दे वुड बी हैविंग नो फूड। उसी प्रकार से जंगल में शेर को पालने के लिए, शेर को बचाने के लिए क्यों इतनी मशक्कत हो रही है? प्रोजेक्ट टाइगर वगैरह चलता है, क्योंकि जो टाइगर होते हैं वो क्या करते हैं, वहां के शाकाहारी प्राणियों को, जो पेड़ पौधों को या जो घास खाते हैं उसको खाते हैं, तो उससे
जो शाकाहारी प्राणी है उनका पॉपुलेशन कंट्रोल रहता है। अगर शेर खत्म हो जाएगा, शाकाहारी प्राणी बढ़ जाएंगे, तो सारे घास सड़ जाएंगे, जंगल साफ हो जाएगा, जंगल खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार से सी स्टार होते हैं रॉकी शोर पर, या लुपिन्स होता है, बहुत सारे इधर सो मेनी वुल्फ, भेड़िए, येलोस्टोन नेशनल पार्क अमेरिका का सबसे बड़ा नेचुरल पार्क है। उसी प्रकार से जो कोरल रीफ को बचाना है तो आपको शार्क को जिंदा रखना पड़ेगा, क्योंकि अन्यथा शार्क उन जीवों को खाते हैं जो कोरल रीफ को खाते हैं। कोरल रीफ के जो स्पीसीज है ना सीलेंट्रेट के, उनको ये खाते हैं। उनको फीड करने वाला शार्क आप हटा देंगे तो क्या होगा, कोरल रीफ खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार से की स्टोन स्पीसीज, फिर आप देखिए कुछ होती है स्पीसीज जो इन्वेजन करती है, इन्वेसिव स्पीसीज कहलाता है। इन्वेसिव मतलब जो आक्रमण करके दूसरे स्पीसीज के नीच में घुस जाए और उस स्पीसीज को वहां से खत्म कर दे। मतलब जो ओरिजिनल जो नेटिव स्पीसीज थी वो समाप्त हो जाती है किसी भी इन्वेसिव स्पीसीज के या किसी आक्रामक जो प्रजाति है उसके आगमन से। क्या होता है कि वहां की जो नेटिव थी, जो एक प्रजाति थी वो खत्म हो जाती है। जैसे एक फायर आंट होता है, देखिए फायर आंट दिख रहा है। ये फायर आंट जो होते हैं वो अमेरिका में खासतौर से, पहले तो साउथ अमेरिका में आए, फिर नॉर्थ अमेरिका में चले गए, ऑस्ट्रेलिया में आए बहुत मात्रा पे, अब चीन वगैरह सब जगह हैं। ये क्या करते हैं, सीड को, पौधों को खा जाते हैं और इसकी वजह से फसलों का बहुत नुकसान होता है। तो बेसिकली पहले फसलों में जो इंसेक्ट हुआ करते थे वो खत्म हो गए, और इसके आने की वजह से क्या होगा कि जो एक ही वो क्या करता है, फसलों का नुकसान करता है। तो ये जो है जो एग्रो फॉरेस्ट्री क्षेत्र है वहां पर जो एक इन्वेसिव स्पीसीज के रूप में रहते हैं और वहां का पूरा जो हैबिटेट है उसके संरचना को, उसके स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर देते हैं। उसी तरह से कुज्जू एक करके एक प्लांट होता है, वाइन करके ऊंचा सा पौधा होता है, और ये क्या है कि बहुत तेजी से ये फैलते हैं। ये जापानी प्लांट है जो गलती से अमेरिका लेके चला गया कोई, और वहां ले जा करके लगा दिया। लगाने के बाद क्या हुआ कि अब सारे के सारे जो दूसरे नेटिव प्लांट थे वो सारे खत्म हो गए। द फंडामेंटल एज वेज रियलाइज नीड्स ऑफ ऑल द प्लांट्स हैव बीन एबॉलिश्ड, all the other species living in that area, all the other species being found, which were found in that area, that particular niche, particular habitat in US, वो सारे जो पहले वहां पर पाए जाते थे वो सारे के सारे अब समाप्त हो चुके हैं, क्योंकि कुज्जू जो है ये तेजी से फैल करके इसने सबको खत्म कर दिया और पूरा का पूरा छा गया, अपना अस्तित्व बना लिया उसने। और ये सारे के सारे जितने इन्वेसिव स्पीसीज हैं, आप ये मान के चलिए कि जो ह्यूमन बीइंग है ये इसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है। जैसे अब होता क्या, जो इन्वेसिव स्पीसीज है उसमें उसकी कुछ खासियत होती है। एक तो वो दे आर फास्ट ग्रोइंग, बहुत तेजी से बढ़ते हैं, बहुत तेजी से वो रिप्रोड्यूस करते हैं। डिस्पर्सल यानी कि जो वितरण या फैलने, एक जगह से दूसरी जगह जाने की जो क्षमता होती है, डिस्पर्सल एबिलिटी, दैट इज वेरी हाई। फिनोटाइप प्लास्टिसिटी होती है कि वो जो ग्रो करते हैं तो वातावरण के हिसाब से उनकी मॉर्फोलॉजी में जो बाह्य संरचना है उसमें भी परिवर्तन आ जाता है अपने अनुकूलन के हिसाब से। उनका टॉलरेंस रेंज बहुत, जो रिसोर्सेज के बीच जो रेंज होता है बर्दाश्त करने का जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और इसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल कॉम्पिटेंस। एक नया वर्ड आपके लिए है, नोट इट डाउन। उसी प्रकार से ये वाइड रेंज ऑफ फूड टाइप्स, कि अगर वो मछली खा रहे हैं तो उसके अंडों को भी खा रहे हैं, उसको लार्वा को भी खा रहे हैं, फिंगरलिंग को भी खा रहे हैं, सबको खा रहे हैं। तो इस प्रकार से उनका जो फूड रेंज काफी वाइड होता है। ह्यूमन से एसोसिएट होकर वो आते हैं, एंड यूजुअली दे लैक एनी प्रेडेटर, इनके कोई परभक्षी नहीं होते जो उसको खत्म कर सके। अब देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, ये एक लोकल एग्जाम्पल है, मैंने इसलिए स्लाइड आपको लगाई। ये जो मछली आप देख रहे हो ना, इसका नाम है तिलापिया मोजाम्बिका, ओरियोक्रोमिस भी कहते हैं इसको। ये पहले साउथ एशिया में कहीं से लाया गया है हिंदुस्तान में 60s के दशक में, और उसकी वजह से ये फैला। आपने जयसमंद झील का नाम सुना होगा, उदयपुर के पास है। उस जयसमंद झील में कभी 35 किलो की कतला मछलियां मिला करती थी। दैट वाज ए वेरी पोटेंशियल पॉइंट फॉर द फिशरीज। वो मत्स्य पालन के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह थी, और उसके मछली पालन से बहुत आय होती थी फिशरी डिपार्टमेंट को। वहां के सारे कॉन्ट्रैक्टर जो फिश पकड़ते थे, और मच्छी मार्केट में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। लेकिन हुआ क्या कि गलती से
किसी ने एक बार वो जो मछली का सीड मंगा करके हर साल डाला जाता है उस झील में, जयसमंद झील में, तो किसी ने ठेका उठाया, उसने क्या किया, कतला के साथ साथ इसके सीड मिक्स करके बेच दिया मुनाफा कमाने के लिए। अब ये तिलापिया आ गए। अब आज की तारीख में स्थिति ये है कि जो तिलापिया है, जो कैच आता है मछलियों का मछुआरों द्वारा, 98% तो यही होते हैं। इनका इंडियन मार्केट में कोई पूछने वाला इनको नहीं है। ये सारी की सारी या तो एक्सपोर्ट के लिए जाती है या वेस्ट होती है। इंडियन मार्केट में कोई नहीं खाता। यहां लोग जो इंडियन मेजर कार्प है उसको खाते हैं। ठीक है, इसने क्या किया कि वहां ये इन्वेसिव स्पीसीज के रूप में आए और वहां के जो दूसरी नेटिव स्पीसीज थी, जो कतला था, मृगल था, रोहू था, इन सारी मछलियों को समाप्त कर दिया। क्यों? क्योंकि ये साल में 6 बार रिप्रोड्यूस करते हैं। अभी मैंने बताया ना आपको। उसके बाद इनका रेंज बहुत ज्यादा है। ये जो दूसरी मछलियां उसके अंडे खा जाते हैं, फिंगरलिंग्स खा जाते हैं, सबको खा जाते हैं। तो कहने का मतलब इस इन्वेसिव स्पीसीज ने क्या किया, दूसरे के निशे को बर्बाद कर दिया। उसी प्रकार से सी लैम्प्रे, पिट्रोमाइजॉन, आपने पढ़ा है सेकेंड ईयर में, साइक्लोस्टोमेटा का मेंबर है। ये देखिए जो पिट्रोमाइजॉन, ये नहीं है, ये तो मछली है बेचारी, ये होस्ट है। इस पर ये सारे पिट्रोमाइजॉन चिपके हुए हैं और ये आपको पता है कि इनका गोल जैसा मुंह होता है, इसमें बहुत सारे दांत लगे होते हैं और दांत से क्या होता है, मछली से चिपक जाता है, उसके स्किन को खरोच करके उसका ब्लड वगैरह और जो वहां के टिश्यूज है वो खाता है। तो ये जहां भी चले जाते हैं वहां की फिशरीज बर्बाद हो जाती है, कहीं भी झील में पॉन्ड में जाते हैं तो। दिस इज ऑल्सो एन इन्वेसिव स्पीसीज। सो दीज आर सो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ इन्वेसिव स्पीसीज। तो इन्वेसिव स्पीसीज बताने का सिर्फ एक तात्पर्य, मतलब मेरा जो उद्देश्य ये था, यू कुड नो दैट हाउ निशेस आर डिसरप्टेड। किसी भी निश का जो निर्माण होता है वो हमेशा बना नहीं रहता, वो डिसरप्ट भी होता है, उसमें चेंज भी आते हैं। और किसी जानवर का जो निश होता है वो क्या होता है, कैसे उसको डिसरप्ट करते हैं, ये सारे सवाल थे। जैसे आप इंडियन मेजर कार्प है रोहू, कतला, मृगल। अब रोहू है वो बीच वाले पानी में मिलता है, कतला सरफेस वाटर में मिलता है, मृगल नीचे पाया जाता है। कतला जू प्लैंक्टन खाता है, रोहू फाइटोप्लैंक्टन खाता है, मृगल जो है डेट्राइटिव होर्स है, जो जमीन पर पड़े हुए जो सड़ते हुए ऑर्गेनिक मटेरियल उसको खाते हैं। तो वहां उन्होंने निश मार्ट रखा है। लेकिन उस सारे निश को किसने बर्बाद कर दिया, तिलापिया आया और उसने वो सबको बर्बाद कर दिया। तो इन दैट वे द इन्वेसिव स्पीसीज दे एक्चुअली डिसरप्ट द निश या निशे। ठीक है, तो इस प्रकार से मेरे ख्याल से समाप्त हो गया। कोई क्वेरी हो तो डालिए। इसके साथ ही लेक्चर खत्म हुआ। डू आस्क मी एनी क्वेश्चन इफ यू हैव, इस सारे लेक्चर में। ठीक है।